हाँ भी दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार फिर से जो है अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपन बात कर रहे थे समायोजन के अंतर्गत, और आज जो है अपना ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आज अपना ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समायोजन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, एडजस्टमेंट की बात करूं, तो उसके अंतर्गत अपन ने कुछ समायोजन के कारण, कुछ समायोजन के प्रभाव, समायोजन की आवश्यकता, जिसके अंदर तनाव, अवसाद, द्वंद्व, बगनासा जैसी हर एक चीज को डिटेल से पढ़ लिया था। अब अपने पास में एक ही चीज बचती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है समायोजन की युक्तियां, या एक प्रकार से अपन कह सकते हैं समायोजन की विधियां। अपन जो बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, समायोजन की विधियां। समायोजन की विधियां, समायोजन की विधियां। आपको ध्यान रखना है कि समायोजन की विधियों के अंतर्गत क्या होता है कि हमने समायोजन की विधियों को दो भागों में बांट रखा है। एक तो होती है अपनी प्रत्यक्ष विधियां, और एक जो होती है वो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधियां। अर्थात समायोजन की कितनी विधियां होती हैं, तो समायोजन की दो प्रकार की विधियां आपको ध्यान रखनी है। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधियां, और एक आपके पास में कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, एक को कहा जाएगा आपके अप्रत्यक्ष विधियां। एक प्रत्यक्ष होगी और एक कौन सी होगी, आपके अप्रत्यक्ष होगी। आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति सीधा सीधा जो है समायोजन कर लेता है, और अप्रत्यक्ष विधियों में क्या करता है कि व्यक्ति सीधा सीधा समायोजन न करके किसी अन्य चीज का क्या लेता है, सहारा लेता है। समायोजन में किसी और एक चीज का हल्का फुल्का क्या लेता है, सपोर्ट लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत में यदि बात करूं कि सबसे पहले अपन कौन सी विधियां पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधियां भी। कौन सी विधियां पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी होती है, बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, एक प्रत्यक्ष विधि आती है जिसको कहा जाता है आपके बाधा निवारण। बाधा निवारण। एक आपके प्रत्यक्ष युक्ति आती है जिसको कहा जाता है लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन। और एक आपके आती है, उसको कहा जाता है आपके मार्ग परिवर्तन। मार्ग परिवर्तन। और इसी के अंतर्गत एक युक्ति और आती है जिसको कहा जाता है समर्पण। ये युक्तियां अपन मुख्य रूप से आपके पढ़ेंगे प्रत्यक्ष युक्तियों के अंतर्गत। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कितनी युक्तियां होती हैं, तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां मानी जाती हैं 4, जिसमें से पहली आपकी बाधा निवारण, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगा, लक्ष्य प्रतिस्थापन, तीसरा कौन सा हो जाएगा, मार्ग परिवर्तन, और 5वें नंबर पर जो आपके आएगी वो कौन सी मानी जाएगी मेरे दोस्तों, तो 5वें नंबर पर जो आएगी उसको अपन कौन सी विधि कहेंगे, सॉरी 4थे नंबर पर जो आएगी उसको अपन क्या कहेंगे, समर्पण। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बाधा निवारण का मतलब क्या होता है, ये समझिएगा। एक एक विधि को डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं, और आज इसको अपन खत्म भी कर देंगे। देखिएगा, बात कर रहा हूं मैं किसकी, बाधा निवारण। बाधा निवारण। देखिएगा, बाधा निवारण का मतलब क्या होता है, बाधा निवारण का मतलब होता है कि व्यक्ति को जब कभी भी ये ऐसा एहसास होता है कि हमारे लक्ष्य के अंतर, या हमारे टारगेट में, या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध आया है, तो वो क्या करता है कि अपने आप को कुसमायोजित महसूस करता है। और जब भी उसके जीवन में ऐसे अवरोध आते हैं, जैसे ही उसके जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दो प्रकार के प्रयास करेगा। जो सबसे मेन प्रयास माना जाता है वो तो क्या माना जाता है कि बाधा निवारण के अंतर्गत व्यक्ति अपने प्रयासों की संख्या बढ़ा देता है। जैसे किसी के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा आई, अवरोध आई, तो उसके अभ्यास की संख्या बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम के नजदीक आने पर आपको मनोविज्ञान विषय कठिन लगने लग रहा है, तो आप उस मनोविज्ञान से भागोगे नहीं, बल्कि उस मनोविज्ञान को पढ़ने की गति और उसको पढ़ने का समय जो है वो बढ़ा दोगे। पहले 1 घंटे मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, अब 2 घंटे पढ़ने लग जाओगे, जिससे बाधा का क्या हो सकता है, आपके निवारण हो सकता है। एक इसमें बालक और क्या करता है, तो एक इसमें बालक और खास काम करता है। वो खास काम क्या करता है
इसके अंतर्गत बालक कभी कभी अंधविश्वासों का सहारा ले लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ना। प्रयास की संख्या बढ़ाता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी अंधविश्वास का भी क्या ले लेता है दोस्तों, सहारा ले लेता है, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये कहा कि जब भी बालक, बाधा निवारण का मतलब क्या हो गया कि जब भी बालक या व्यक्ति मार्ग, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे मार्ग में कोई बाधा आई है, तो उसको दूर करने के लिए कितने उपाय करेगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या करेगा, तो एक तो व्यक्ति इसके अंतर्गत करेगा कि प्रयास की संख्या बढ़ा देगा, प्रयास की संख्या में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। एक तो इसका उपाय यही हो गया कि प्रयास की संख्या में क्या कर देना, वृद्धि कर देना। दूसरा उपाय यहां पर क्या हो जाता है कि कभी कभी व्यक्ति यहां पे किसका सहारा लेने लग जाता है, तो ध्यान रखना यहां पे अंधविश्वास का सहारा ले लेता है। अब आप ये कहोगे कि सहारा लेना, अब आप ये कहोगे कि क्या सर अंधविश्वास का सहारा लेना एक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है क्या? तो दोस्तों ध्यान रखना, मनोविज्ञान कभी भी अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत एक चीज जरूर होती है कि इसके अंतर्गत क्या होता है आपके कि अंधविश्वास से समस्या का कभी भी समाधान नहीं होता, लेकिन अंधविश्वास से एक काम जरूर हो जाता है। वो काम क्या हो जाता है कि मानसिक संतुष्टि हो जाती है। जैसे देखिएगा कि किसी भी बालक की तबीयत खराब है, वो बीमार हो रहा है, हमें भी पता है कि वो ठीक हॉस्पिटल जाने से होगा, लेकिन आप ये मान लेते हो कि वो उसको किसी तांत्रिक, किसी मौलवी या किसी पुजारी के पास में लेके गए, उसने कोई काला धागा वगैरह हाथ में बांध दिया, तो हमें भी पता है कि उस काले धागे बांध देने से उस बालक की तबीयत ठीक ना होगी, लेकिन इससे क्या होता है कि जो उसके परिवारजन्य हैं उनको मानसिक संतुष्टि हो जाती है कि अब इस बच्चे को धागा पहना दिया है, अब ये बालक क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अब इसकी तबीयत क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था में बालक को केवल या व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि होती है और मनोवृत्ति उसकी सकारात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे व्यक्ति की मनोवृत्ति पॉजिटिव हो जाएगी तो उसके बाद में व्यक्ति अपने आप सकारात्मक काम करने लग जाते हैं, अपने आप पॉजिटिव काम करने लग जाते हैं, अपने आप समस्या का भाई सारा खेल ही मनोवृत्ति का है। आप पॉजिटिव हो गए वैसी समस्या का समाधान है। समस्याएं तब तक है जब तक अपन नेगेटिव है। आप पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ो, अपने आप समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अंधविश्वास से ऐसे ही होता है, केवल और केवल मानसिक संतुष्टि मिलती है। या आजकल चल रहे हैं ना आपके चमत्कारी बाबा जैसे प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम वगैरह, तो आप कभी भी देखते हो कि इनके पास में जाते हो और मान लीजिए आप खुद गए और आपको कह दिया कि इस रीट की भर्ती में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें भी पता है कि सिलेक्शन तभी होगा ना जब अपन पढ़ेंगे, बिना पढ़े तो सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन उनके ये कहने से हम मनोवृत्ति हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव होने के इतने बड़े संत ने कह दिया या ऐसे चमत्कारी पुरुष ने कह दिया तो मेरा तो कुछ अच्छा हो गई होगा। आप पॉजिटिव होते हो और अपने आप प्रयास की संख्या बढ़ जाती है और उससे आपको सफलता मिलने की संभावना भी क्या होती है मेरे दोस्तों, बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक कौन सा हो जाएगा, बाधा निवारण। क्या याद रखना है कि बालक जब भी रास्ते के अंतर्गत या अपने मार्ग में बाधा का अनुभव करता है तो वो या तो अपने प्रयास की संख्या बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, या तो प्रयास की संख्या बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, अंधविश्वासों से क्या करेगा मेरे दोस्तों, थोड़ा बहुत सहारा लेना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा, है ना। दूसरा जो आता है वो कौन सा बताया मैंने, दूसरा आपको बता रखा है मार्ग परिवर्तन या लक्ष्य प्रतिस्थापन। पढ़ लेते हैं पहले, एक ही बात है, लक्ष्य प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन के अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जिसने अपना कोई गोल बना रखा है, कोई लक्ष्य बना रखा है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और मान लीजिए वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा कि अब इस लक्ष्य से मिलता जुलता कोई भी छोटा लक्ष्य होगा ना, उसको प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। यानी कि अपना लक्ष्य न मिलने पर छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अपन ये कह सकते हैं, है ना, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त न होने पर मिलते जुलते छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मिलते जुलते छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना क्या कहलाएगा, एक तरीके से आपका प्रतिस्थापन। जैसे देखिएगा, एक बच्चा लंबे समय से आरएस की तैयारी कर रहा है और मान लीजिए उसका आरएस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वीडियो के अंतर्गत अपना सिलेक्शन ले लेगा ना, पटवारी
बन करके अपना सिलेक्शन ले लेगा। उससे मिलती जुलती कोई छोटा पद का सिलेक्शन लेकर के अपने आप को संतुष्ट कर देगा। किसी को फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है, वो फर्स्ट ग्रेड का टीचर नहीं बन पाया तो रीट में अपना सिलेक्शन करवा करके अपने आप को क्या कर लेगा, संतुष्ट कर लेगा। इसको कहा जाता है लक्ष्य प्रतिस्थापन, कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही क्या कर देता है, बदल देता है। ऐसी एक युक्ति और आती है दोस्तों जिसका नाम है मार्ग परिवर्तन। ये थोड़ी इससे मिलती जुलती है लेकिन हल्की सी थोड़ी अलग है। मार्ग परिवर्तन, एक आपके प्रत्यक्ष युक्ति और आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मार्ग परिवर्तन। मार्ग परिवर्तन के अंदर क्या करता है, लक्ष्य को नहीं बदलता है। लक्ष्य नहीं मिलने पर लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बदल देता है। पहुंचने का मार्ग बदल देता है। यानी कि यहां पे व्यक्ति लक्ष्य तो वही रखेगा, उसको यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो ये लक्ष्य को नहीं बदलेगा, टारगेट तो उसका वही रहेगा, पर टारगेट में परिवर्तन कर देता है। लक्ष्य तक पहुंचने के जो तरीके होते हैं उसके अंदर क्या कर लेता है, वो हल्का फुल्का बदलाव कर लेता है ना। जैसे देखिएगा, एक बालक कितने ही समय से सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या सोचेगा कि इस बार मैं कोचिंग करके देख लूं, शायद सिलेक्शन हो जाए। तो वो अब सेल्फ स्टडी की बजाय उसने किसका सहारा ले लिया, कोचिंग का सहारा ले लिया। अब वो पढ़ाई कर रहा है। तो ये उसने क्या कर दिया, मार्ग बदला है, टारगेट नहीं बदला। हमेशा लक्ष्य जो है वो नहीं बदला, उसने वहां तक पहुंचने के रास्ते बदले। लक्ष्य प्रतिस्थापन में उसने लक्ष्य बदल दिया, उससे छोटा लक्ष्य प्राप्त करके अपने आप को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। एक इसकी अंतिम युक्ति और आती है जिसको कहा जाता है समर्पण। जिसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है समर्पण। इसको क्या कहा जाएगा, आपके समर्पण। देखिए समर्पण का मतलब क्या होता है। समर्पण का मतलब यही होता है कि आपने मान लीजिए कि कोई लक्ष्य बनाया है, या आप ये मान लीजिए कि पहले आप अपने स्वभाव के कारण कुछ प्राप्त करने के लिए गए और आपको कुछ प्राप्त नहीं हो पाया, तो आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति के शरण में चले जाते हो, शरणागति बन जाते हो और उस व्यक्ति को जाकर कह दो अब तुम जो भी करना हो कर लो, है ना, आप जो भी आप कहोगे वो मैं करूंगा, एक बार मुझे यहाँ पे रख लो। जैसे कभी कभी क्या होता है, समझिएगा, कोई स्टूडेंट्स होता है जो बड़ा ओवर स्मार्ट है, जिनका काम भी है कि टीचर का बार बार एग्जाम्स लेना, टीचर की बार बार परीक्षा लेना, शिक्षकों को परेशान करता रहता है ना, हर कुछ के प्रश्न लाता है, अपना यूं बताता है कि मेरे अंदर बुद्धि ज्यादा है। उसने मान लीजिए 3-4 बार एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो लौट करके वापस उसी टीचर के पास में आ जाता है जिसको वो परेशान कर रहा होता है। फिर उसको आकर के कह देता है, गुरुजी अब आपकी इच्छा हो जो करो, आपको जैसे रखना हो वैसे रखो, है ना, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए, आप जो कहोगा मैं करने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं समर्पण करना। तो समायोजन का एक तरीका होता है कि अपने आप को क्या कर देना, पूर्ण रूप से एक तरीके से समर्पित कर देना, क्या कहलाएगा, समर्पण। ये कोई खास युक्ति नहीं है, लेकिन हल्का सा ध्यान रखना कि ये भी प्रत्यक्ष है। बाकी प्रत्यक्ष में आपको ये मेन 3 याद रखनी है, बाधा निवारण, लक्ष्य प्रतिस्थापन और कौन सा हो जाएगा, आपके मार्ग परिवर्तन। ये कौन सी हो जाएगी, आपके प्रत्यक्ष युक्तियां कहलाएगी। भी कौन सी युक्तियां कहलाएगी, प्रत्यक्ष। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष युक्तियां। अब अपन किसकी बात करते हैं कि हमारी अप्रत्यक्ष युक्तियां कौन कौन सी होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष युक्तियां, अप्रत्यक्ष विधियां, ध्यान रखना। इस अप्रत्यक्ष विधियों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रक्षात्मक युक्तियां। इनको क्या कहा जाता है, एक तरीके से रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है। इनको रक्षात्मक युक्तियां क्यों कहा जाता है, या इनको रक्षात्मक युक्तियां कहने के पीछे कारण क्या है कि इनको क्यों रक्षात्मक कहा जाएगा, तो इसके पीछे कारण है दोस्तों कि हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहम है, जो स्वभाव है, जो व्यक्तित्व सिगमंड फ्रेंड ने बताया था, आपके ईड ईगो और सुपर ईगो, उसके अंतर्गत जो आपका ईगो होता है ना, वो क्या आपके ईगो की क्या करती है, ये रक्षा करती है। आपके अचेतन मन में ईगो से आपको बचाती है, संतुलन बनाने में। कहा ईगो व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ संतुलन बना करके चलता है। ये आपके अहम भाव की रक्षा करती है, ये आपके ईगो को बचाती है ना, इसीलिए इसको रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है। ये ईगो कवच है एक तरीके से, ईगो कवच, ईगो को बचाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है आपके रक्षात्मक युक्तियां। अब ये रक्षात्मक युक्तियां कौन कौन सी होती है, आइए हल्की फुल्की उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं बता देता हूं आपको, है ना। सबसे पहले आपकी रक्षात्मक युक्ति आती है जिसको कहा जाता है दमन। क्या कहा जाता है, दमन। दमन का मतलब होता है इच्छाओं को दबाना,
कि कोई भी ऐसी इच्छाएं हैं जो किसी कारणवश आ गई हैं, पूरी नहीं हो पाई है, तो उसको हम दबा करके कहाँ भेज देते हैं, अचेतन मन में भेज करके अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ये प्रोसेस अपने आप चलता रहता है, प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा मार्केट में गया, उसको बहुत सारे खिलौने नजर आए, तो उसको ऐसा लगा कि मैं ये सारे खिलौने ले लूं, लेकिन घर वाले उसको एक आध खिलौना दिलाते, फिर मना कर देते। अब बच्चे की तो इच्छा है सारे खिलौने लेने की, तो बच्चा क्या करता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, कमाऊंगा, तब ये सारे खिलौने खरीद लूंगा। मतलब इच्छाओं को दबा करके कहां भेज दिया, अचेतन मन में, और अपने आप को क्या कर लिया, समायोजित कर लिया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दमन। तो दमन का अर्थ यही होता है, इच्छाओं को दमन करना या इच्छाओं को दबाना क्या कहलाता है, एक प्रकार से आपका यह समायोजन कहलाएगा। तो दमन का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, अचेतन मन में इच्छाओं को दमित करना और अपने आप को समायोजित करना क्या कहलाएगा। ऐसा का ऐसा एक और होता है जिसको समन कहा जाता है। समन का मतलब होता है कि वो अचेतन मन में इच्छाओं को दबाएगा नहीं, बल्कि उसको क्या करेगा, भूल करके आगे बढ़ेगा। दोनों चीजें अलग होती है, तो भूल करके आगे बढ़ना। देखो यहां पे दो चीजें आती, एक तो होती है कि हमारी इच्छाओं को दबाना, है ना, हमारे अंदर कोई भी चीज है उसको हमने अचेतन मन के अंदर क्या कर दिया, फोर्स करके उसको दबा करके छोड़ दिया, दमित कर दी। और एक क्या होता है, आपने दमित नहीं की बल्कि उसका क्या कर दिया, समन कर दिया। समन का मतलब क्या हो गया कि आप उसको भूल करके आगे बढ़ गए। भूल करके आगे बढ़ना मुश्किल काम होता है, दमन करना आसान होता है। भी कोई भी घटना, देखो आपने किसी भी चीज का दमन किया है तो संभावना है कि वो भविष्य में दुश्चिंता बन करके वापस लौटेगी और आपको दुखी करेगी। लेकिन किसी का आपने समन किया है ना, तो इसका मतलब है कि वो कभी भी दुश्चिंता का रूप नहीं लेगी, कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन समन करना मुश्किल होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी एक दो दिन की क्लास में पहले कि व्यक्ति को त्याग तत्काल करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का त्याग तत्काल कर रहा है ना, इसका मतलब है वो समन कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, आपने कह दिया, वो कह रहा है कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा या आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी, डन, ओके कह के खत्म कर दो, है ना। आप ऐसे मत करो, कुछ दिन बात करते हैं, मैं धीरे धीरे भूल जाऊंगा, धीरे धीरे प्रयास करूंगा, थोड़े दिन बात कर लो, ऐसी बातें मत करो। ये इच्छाओं को दमन करना कहलाती है। और इच्छाएं दमित होगी तो एक समय के बाद में धीरे धीरे जाकर के आपके अंदर क्या होगी, दमित इच्छाओं का भंडार बढ़ेगा और आप धीरे धीरे क्या होने लग जाओगे, दुखी होने लग जाओगे। ये आपको ध्यान रखना। धीरे धीरे इच्छाओं का क्या करने लग जाओगे, दमन करने लग जाओगे। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। इसीलिए समन करना शुरू करो, भूलना शुरू करो, दबाना नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। एक ऐसी चीजें और आती है दमन और समन के अलावा, एक चीज और आती है, उसको कहा जाता है प्रतिगमन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, प्रतिगमन। प्रतिगमन में क्या होता है कि व्यक्ति को जब भी जीवन में दुख या बुरे अनुभव प्राप्त होते हैं या उसको कभी सुख का एहसास नहीं होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने से कम आयु में लौट आता है, पीछे वाले दिनों में लौट आता है और पीछे वाले दिनों को जीने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रतिगमन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई 40 साल का प्रौढ़ व्यक्ति है जो कुसमायोजित है, तो वो क्या करेगा, 10-12 साल के बच्चों के साथ में क्रिकेट खेलने के लिए चला जाएगा। अब उनके साथ में ठीक वैसे ही क्रिकेट खेलेगा जैसा उनको खेलना चाहिए था, वो बच्चा बन करके क्रिकेट खेलेगा। उसको कहते हैं प्रतिगमन करना, है ना। छोटे बच्चों के साथ में खेलना, छोटे बच्चों के साथ में छोटा बच्चा बन जाना, ये प्रतिगमन है। ये एक प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करने का एक तरीका है ना। एक व्यक्ति जो 30 साल का या 35 साल का है, बड़ा दुखी है, वो सड़कों पर गाड़ी पर तेज गति से गाने गाते हुए जा रहा है, जैसे 15-16 साल के बच्चे, है ना, जो हुड़दंग करते हुए जाते हैं, वैसे ही कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि कुसमायोजित है तो समायोजित होने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना। एक बड़ा व्यक्ति जो 35 साल का व्यक्ति है, अपनी माँ के गले या अपनी माँ के गोद में रो करके जोर जोर से रोता है जैसे छोटा बच्चा रो रहा हो, ये प्रतिगमन कर रहा है। यानी कि वो क्या करता है कि उसकी वास्तविक आयु से कम आयु वाली क्या करने लग जाता है, हरकतें करने लग जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिगमन करना कहलाया जाता है दोस्तों, है ना। सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं पूर्व की अवस्था का व्यवहार करना, अवस्था का व्यवहार करना, वो क्या कहलाएगा, आपके एक टाइम के लिए पूर्व की अवस्था का व्यवहार करना एक तरीके से क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके प्रतिगमन। ये आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। ऐसा का ऐसा एक और युक्ति आती है जिसको कहा जाता है प्रक्षेपण करना। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर उदाहरण आते हैं, बस समझना होता है, शब्द से ही पकड़ लोगे आप उसको। प्रक्षेपण करना, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, थोपना होता है।
कि एक व्यक्ति को असफलता मिली है, वो अपनी असफलता खुद स्वीकार न करके किसी दूसरे के ऊपर जो है अपनी असफलता का कारण बना रहा है, प्रक्षेपण करना। जैसे मान लीजिए कि आपके, भगवान करे आपके नौकरी लगेगी 100% लगेगी। बाय द वे ऐसा कभी हो जाए कि हमारे नौकरी नहीं लगी, तो हम क्या कहते हैं, कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि हमने पढ़ाई कमजोर की होगी, हमने मेहनत कम की होगी, है ना, हमने अच्छी मेहनत या ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत हमने नहीं की, इसीलिए शायद हमारा क्या नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चीज को किसी और के ऊपर थोकेंगे, हमने कोचिंग करके गलती कर दी, कोचिंग नहीं करता मेरा सिलेक्शन हो जाता, उस सर से पढ़ करके गलती कर दी, उनसे नहीं पढ़ता मेरा सिलेक्शन हो जाता, है ना। इसको कहते हैं प्रक्षेपण करना। पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, बाकी तो मेरा सिलेक्शन फिक्स था, बाकी तो मेरी नौकरी लग ही जाती। ये कहा आपने अपनी असफलता किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर क्या कर दी, थोप दी, और ये क्या कहलाएगा, आपका प्रक्षेपण कहलाएगा। तो ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में हल्का सा ध्यान रखना है भाई। तो प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो प्रक्षेपण का मतलब होता है अपनी असफलता का कारण किसी और को बताना, किसी और को बताना। ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा, ये एक प्रकार से कहलाएगा आपका प्रक्षेपण। एक ऐसी चीज और आती है जिसको कहा जाता है क्षतिपूर्ति करना। क्या कहलाता है दोस्तों, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, समझिएगा। क्षतिपूर्ति का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि व्यक्ति इस वजह से कुछ समायोजित है कि उसको लगता है कि मेरे अंदर इस चीज की कमी है या इस चीज को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। क्षति का मतलब कमी को महसूस कर रहा है और कुछ समायोजित है, तो वो उस क्षति को पूरी करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या करता है, प्रयास करता है। उसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, एक दो बार एग्जाम में भी पूछा गया और बड़ा घसीटा पसीटा उदाहरण और बड़ा सिंपल उदाहरण है, समझ में बहुत जल्दी आता है कि किसी लड़की की यदि हाइट कम है ना, तो वो क्या करती है कि हील वाले जूते पहन लेती है। अब हील वाले जूते पहनने से कोई उसकी लंबाई प्रॉपर नहीं बढ़ गई, लेकिन हील वाले जूते पहनने से क्या हुआ कि उसकी लंबाई बड़ी दिखने लग गई, जिससे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि चलो ठीक है, अपन इतने भी छोटे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहलाती है क्षतिपूर्ति। किसी कमी को क्या करना, किसी अन्य संसाधन से पूरी करना, एक प्रकार की क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। तो वो आपकी कहती है, हील वाले जूते पहनने से उसकी वास्तविक लंबाई नहीं बढ़ गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने ऐसा अपने आप को बना लिया है कि हाँ, उसको ऐसा लगने लग जाएगी मेरी लंबाई बढ़ रही है या मेरी लंबाई बढ़ गई। इसको क्या कहा जाता है आपके, इसको कहा जाता है एक तरीके से क्षतिपूर्ति करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है। तो क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि किसी भी कमी को किसी अन्य साधन से पूरी करना क्या कहलाएगा, क्षतिपूर्ति कहलाएगा। ये शब्द आपको ध्यान रखना, लाइन नहीं लिखवा रहा हूं लेकिन ध्यान रखना। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हो जाता है, चलो लिखवा ही देता हूं। किसी कमी को किसी और चीज से पूरा करना, किसी और चीज से पूरा करना क्या कहलाएगा, आपके एक प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक ऐसा और आता है दोस्तों जिसको कहा जाता है तदात्मीकरण करना। एक आपके और ऐसी युक्ति आती है जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, जिसका अर्थ होता है एक तरीके से तदात्मीकरण करना, है ना, या तदात्मीकरण करना। ये क्या चीज होती है, ध्यान करना। देखिए कि किसी व्यक्ति को यदि सफलता नहीं मिल रही है ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपना संबंध उस व्यक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है जो उसी क्षेत्र में क्या हो गया हो, असफल हो गया और बाद में सफल हो गया हो। उसको कहते हैं तदात्मीकरण, अपना संबंध उसी व्यक्ति के साथ में जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा 10वीं क्लास के अंदर फेल हो जाता है और 10वीं क्लास में फेल हुआ बंदा क्या कह रहे हैं, फेल होने के बाद में वो अपने आप को समायोजन कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है फेल और पास में। सचिन तेंदुलकर भी तो 10वीं फेल था, उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ उन्नति कर ली। मतलब उसने अपनी असफलता का संबंध किससे जोड़ लिया, सचिन तेंदुलकर से, और समायोजित हो गया कि 10वीं फेल होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। इसको कहा जाता है तदात्मीकरण, है ना। अपनी असफलता होने पर व्यक्ति जब कुछ समायोजित होता है तो अपना संबंध उसी व्यक्ति के साथ में जोड़ जाए जो उसी क्षेत्र में क्या रहा हो, असफल रहा हो और बाद में क्या हो गया, सफल हो गया। ये एक समायोजन है कि हर 10वीं फेल लड़का कोई क्रिकेटर थोड़ी बन पाएगा। तो उसके अंदर अभी क्षमता थी, उसका स्किल्स थी, उसकी कौशल था कि वो क्रिकेटर बन पाए तो वो क्रिकेटर बन गया। हर व्यक्ति क्रिकेटर थोड़ी बन सकता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, यहां पे एक प्रकार से ध्यान रखना है। तदात्मीकरण का मतलब क्या होता है, अपनी असफलता का संबंध
उस व्यक्ति के साथ जोड़ना जो इसी क्षेत्र में असफल रहा हो, इसी क्षेत्र में असफल रहा हो, है ना, असफल रहा हो। ऐसा होता है ना कि अपने किसी पड़ोस के लड़के का सिलेक्शन हो रखा है, उसने 4 एग्जाम दिए, फिर उसका सिलेक्शन हुआ, तो अपन खुद भी कहते हैं ना, मैंने तो अभी तो पहला एग्जाम दिया है, उसने 4 एग्जाम दिया, वो भी तो पहली बार फेल हुआ था। तो ऐसे जो संबंध जोड़े जाते हैं उनको क्या, गजब गर्मी है यार, पर लग नहीं रही आज, है ना। सूखा सूखा पड़ने आया था और इतना तक तो मैं लगभग पूरा गीला हो गया। पीछे का तो मुझे पता ही नहीं कि मैं और कितना गीला हुआ, लेकिन है ना कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको कंप्लीट करना ही है अपन को, इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास। आपको लगता है कि एक नया सर कभी क्लास लेते कभी चले जाते, एयर कंडीशनर अपने लगा नहीं रखा है, गर्मी अपन को भरपूर होती है, और इतने दिन तो इतनी गर्मी थी कि पढ़ाना भाई मुश्किल था। अभी ये क्लास जो है लगभग मैं 7-8 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बावजूद शाम को इतनी, ये तो दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आप क्या ले लो, क्लास ले लो, इसीलिए रुकी हुई थी। बाकी मुझे जोर थोड़ी आता है ये क्लास लेकर के आपको पढ़ाने में, क्या दिक्कत है, 4-4 घंटे ले लेते हैं। अब तो मानसून सही हो रहा है, आप पूछो ही मत, आग लगने वाली है, इतनी क्लासें आने वाली है कि आप खुद देख कन्फ्यूज हो जाओगे पहले किस पे पढ़े और बाद में किस पे पढ़े, है ना। तो जोड़ना जो इसी क्षेत्र में क्या रह गया हो, असफल। एक ऐसा और आता है जिसको कहा जाता है मेरे दोस्तों दिवा स्वप्न। एक ऐसी विधि और आती है जिसको क्या कहा जाता है, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न में व्यक्ति क्या होता है कि वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था पर उसको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, तो वो खुली आंखों से दिन में क्या देखता है, सपने देखता है और ऐसा सोचता है जैसे वो लक्ष्य मुझे मिल गया और उसकी सारी खुशियां, है ना, उस लक्ष्य से जो जो सपने उसको पूरे करने थे उसका पूरा आनंद ले लेता है, वो उसका कहलाता है दिवा स्वप्न, है ना। मान लो किसी लड़के को किसी से शादी करनी थी, उसकी नहीं हो पाई, वो उसको किसी और के साथ में होगी, तो वो दिन में खुली आंखों से सपने देखने लग जाएगा जैसे शादी हो गई, उन घूम रहे, उन वहां गए घूमने, ये किया वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उसको सोचना होगा सारा सोच करके अपने आप को क्या कर लेगा, समायोजित कर लेगा कुछ देर के लिए। ये युक्ति एक तरीका है, भाई कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो सपने देख लो कि मिल गई। किसी की नौकरी नहीं लगी है, अत्यधिक प्रयास के बाद वो कान में एयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते इमेज कर रहा है मेरे नौकरी लग गई, पिताजी मिठाई बांट रहे हैं, माताजी सम्मान कर रही है, ज्वाइनिंग ले रहा हूं, सब जगह इतनी प्रशंसाएं हो रही हैं, लोग ये कह रहे वगैरह वगैरह, सब कुछ सोच लेते हैं। ये थोड़े टाइम के लिए आपको हल्का फुल्का क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। तो इसको कहा जाता है दिन में सपने देखना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्राप्त नहीं हुए लक्ष्य के दिन में खुली आंखों से सपने देखना। यह एक बीमारी भी है एक तरीके से, आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो आंखों से सपने देखना, लिमिट तक ठीक है, सपने देखना, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अपन क्या कहेंगे, दिवा स्वप्न कहेंगे। ये भी एक प्रकार की क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, ये कहलाती है, आपको ये ध्यान रखना है। एक आता है दोस्तों जिसको औचित्य स्थापन या इसको कहा जाता है युक्तिकरण। एक ऐसी युक्ति आती है औचित्य स्थापन, या इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है युक्तिकरण। युक्तिकरण, औचित्य स्थापन और युक्तिकरण में क्या होता है कि व्यक्ति को एक ऐसा सटीक बहाना बनाता है, एक इतना अच्छा बहाना बनाता है कि लोगों को वाकई में लगने लग जाता है कि ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर बहाना बनाता है, और बहाना भी बड़ा शानदार बनाता है कि लोगों को सच लगने लग जाए, वो बहाना बनाता है एकदम, है ना, सटीक वाला। उसको कहा जाता है औचित्य स्थापन का मतलब है ना, सॉरी, युक्तिकरण का मतलब एक युक्ति देना, कोई बहाना देना। जैसे आपने वो कहानी बड़ी सुनी होगी लोमड़ी वाली, है ना, अपने लोमड़ी जो है वो अंगूर खाने के लिए जाती है, अंगूर उसके हाथ में नहीं आते तो वो खुद लास्ट में कह देती है तो अंगूर ही खट्टे हैं। तो इसका मतलब उसने अपनी असफलता, लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की युक्ति ऐसी दी कि लोगों को क्या लगने लगे, सच लगने लगे। उसको कहा जाता है युक्तिकरण करना या औचित्य स्थापन करना। एक तरीके से एक बहाना बनाना क्या कहलाएगा, आपका औचित्य स्थापन कहलाएगा। तो औचित्य स्थापन या युक्तिकरण का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। सिंपल भाषा में लिखना है आपको, बहाना। देखो ये युक्तियां बड़ी नहीं है, इनको जबरदस्ती शिक्षकों ने उलझा रखी है बड़ी बड़ी लंबी लंबी पढ़ा करके, एक एक लाइन में खत्म होती है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको समझा जाए। वर्ड समझना है, इसमें क्या करता है, समझना है, बात खत्म। भाई युक्तिकरण औचित्य स्थापन में क्या हो जाएगा, बहाना बनाता है समायोजित करने के लिए, तो बात खत्म, बस बहाना बना रहा है तो औचित्य स्थापन लिख देंगे अपन, युक्तिकरण कर देंगे। ये आपके एक क्या कहलाती है, इसकी युक्ति कहलाती है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक होता है अलगाव या पलायन।
पलायन या इसको क्या कहलाता है, अलगाव। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी परिस्थिति के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता है ना, तो वो अपनी पहचान ही बदल देता है, वो अपना स्वरूप ही क्या कर लेता है। पलायन का मतलब क्या होता है, एक जगह से छोड़ना। एक व्यक्ति को गांव में रोजगार नहीं मिला, वो शहर में आ गया, अब शहर में उसकी अलग ही पहचान होगी, अब गांव के लोगों को वो पहचानते नहीं है कि लोग कौन है, तो वो कहलाता है आपके पलायन करना। पलायन का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान को बदल देना। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके पास में पैसे वगैरह बहुत ज्यादा सर पे हो गए, तो वो क्या करता है कि अपनी जगह छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाएगा, अपना नया नाम लिख लेगा, अपना नया नाम बना देगा और नई पहचान से रखना लग जाएगा और अपने आप को समायोजित कर लेगा। इसको कहते हैं पलायन करना। क्या करना दोस्तों, पलायन का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान ही बदल देना, अपनी पहचान ही बदल देना क्या कहलाएगा, एक तरीके से आपका पलायन करना कहलाएगा। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। इसके बाद में एक चीज और आती है दोस्तों, जिसको कहा जाता है आपके उदातीकरण या शोधन। उदातीकरण, शोधन, शुद्धिकरण, ये सब इसी के नाम है, शुद्धिकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है समझिएगा। उदातीकरण में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे हमारे नकारात्मक संवेगों के प्रभाव होते हैं जो समाज के लिए जरूरी नहीं और व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें आ जाती है ना। तो समाज क्या करता है, या समाज द्वारा क्या उसको एक रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। भाई उसकी जो गलत आदतें हैं, उसका जो गलत व्यवहार है, उसको रचनात्मक रूप दे देना। जैसे एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसको आर्मी में भेज दिया जाए, उसको बॉक्सर बना दिया जाए, उसको जो है आपके कुश्ती में भेज दिया जाए, तो उसके गुस्से का क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ती है। इसको कहते हैं शुद्धिकरण करना। एक व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ है, वो है ना प्रेम में प्रताड़ित है, बड़ा दुखी है, रोता रहता है, शराब पी रहा है, उसको शायर बना दो, है ना। जीवन भर अपने दुख भी सुनाता रहेगा, लोगों को समायोजित भी होता रहेगा और पैसे भी कमाता रहेगा, सारा काम उसके चलता रहेगा। इसको कहते हैं शोधन करना। तो शोधन का मतलब क्या होता है, उदातीकरण का मतलब क्या होता है, रचनात्मक रूप दे देना किसी व्यक्ति को, है ना। आप ये कह सकते हो, देखो नकारात्मक सांवेगिक व्यवहार को रचनात्मक रूप दे देना एक प्रकार से क्या कहलाएगा, आपका उदातीकरण कहलाएगा, या इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, शोधन कह सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और छोटी छोटी चीजें दो तीन और हैं, वो भी मैं बता देता हूं। एक आता है आपके विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी आक्रामकता के कारण या क्रोध के कारण अपने आप को क्या कर लेता है, कुसमायोजित कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, वो गुस्सा अपने आप पर या उस व्यक्ति पर तो नहीं निकाल सकता है ना, तो अपने दुर्बल व्यक्ति के ऊपर वो क्रोध निकाल करके अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। ये एक प्रकार की आक्रामकता है कि आक्रामकता का कैसे उपयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक को प्रिंसिपल ने डांटा, अब बताओ कि वो शिक्षक उस प्रिंसिपल को क्या कहेगा, डांट तो नहीं सकता है, वो क्लास में जाकर के इन बच्चों को पीटने लग जाता है। ये कहलाता है विस्थापन, है ना। अपने से दुर्बल पर आक्रामकता निकालना, अपने से दुर्बल पर आक्रामकता निकालना क्या कहलाएगा, अपने से दुर्बल पर आक्रामकता निकालना एक प्रकार से क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन करना कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक और बता देता हूं मैं, एक छोटा सा है अंतःक्षेपण, जिसको कहा जाता है दोस्तों अंतःक्षेपण। ये सबसे कम पाई जाती है, ये रचनात्मक युक्ति जो है लोगों के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। अंतःक्षेपण, अंतःक्षेपण का मतलब क्या होता है, अंतःक्षेपण का मतलब होता है व्यक्ति अपने अंदर किसी और को पूरा का पूरा समा लेता है ना, पूरा का पूरा वैसा ही बन जाता है, उसको कहते हैं अंतःक्षेपण करना, है ना। कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि शाहरुख खान का फ्रेंड है और वो भी कभी कभी शाहरुख खान के सामने काम करना चाहता है या उसकी जैसा हीरो बनना चाहता है, नहीं बन पाया तो वो पूरा शाहरुख खान की तरह रहने लग जाता है, शाहरुख खान की तरह बोलने लग जाता है, शाहरुख खान की तरह जो है अपनी पर्सनैलिटी को जो है इंप्रूव करने लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेम वैसा बनने का क्या करता है दोस्तों, प्रयास करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंतःक्षेपण का मतलब क्या होता है, बगुला भगत होना, सिंपल तरीका है ना, किसी और को अपने अंदर उतार लेना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी अन्य को हूबहू अपने अंदर उतार लेना, किसी अन्य को स्वयं में उतार लेना, स्वयं में उतार लेना,
क्या कहलाएगा, एक तरीके से क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, अंतःक्षेपण कहलाएगा। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। एक होता है प्रतिक्रिया निर्माण करना। एक युक्ति और बता देता हूं मैं आपको, जिसको कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण करना। प्रतिक्रिया का क्या करना, प्रतिक्रिया निर्माण करना। ध्यान रखना, प्रतिक्रिया निर्माण करने का मतलब क्या हो गया। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब हो जाता है मेरे दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या चीजें आती है, इसके अंतर्गत वो चीजें आती है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि कुछ संवेगात्मक व्यवहार ऐसे होते हैं जो समाज के सामने में प्रदर्शित नहीं करने होते। बालक बिल्कुल उसका विपरीत व्यवहार जो है समाज के सामने प्रस्तुत करने लगता है। यह समायोजन का एक तरीका है जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण करना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति शराब पीता है, अब वो समाज के सामने जाकर के तो शराब नहीं पिएगा, कुछ समायोजित, वो समाज के सामने बहुत रेस्पेक्टेड व्यवहार प्रस्तुत करेगा ताकि लोग उसको क्या ना समझे, शराबी न समझे। प्रतिक्रिया निर्माण करना अर्थात क्या होना, विपरीत संवेगों का प्रस्तुतिकरण। विपरीत संवेगों का प्रस्तुतिकरण करना एक तरीके से क्या कहलाएगा, आपका प्रतिक्रिया निर्माण कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है दोस्तों। एक होता है आपके अन्यारोपण। ये थोड़े सा ध्यान रखना, ये बड़ा अजीब है। अन्यारोपण ध्यान रखना, ये युक्ति केवल प्रेम में पड़े हुए प्रेम में पड़े प्रेमी में पाई जाती है। प्रेमी में है ना, ये युक्ति केवल प्रेमी व्यक्तियों में ही पाई जाती है। इसमें क्या होता है ना कि प्रेमी क्या करता है कि उसकी जो पसंदीदा चीज होती है उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने का क्या करता है, प्रयास करता है। उसके ऊपर अपनी तीव्रता निकालने का क्या करता है, प्रयास करता है ना। जैसे कोई प्रेमिका ने उसके कोई गिफ्ट दिया है, अब वो प्रेमिका छोड़ करके तो चली गई, तो उस प्रेमिका ना उसके प्रेम उस चीजों के साथ में प्यार करेगा, या गुस्सा आएगा तो उसी के साथ में क्या करेगा, अपना क्रोध निकाल लेगा। उन वस्तुओं को ही उसको, उस वस्तुओं में वो उस लड़की को या उस लड़के को देख लेता है। इसको कहा जाता है आपके अनन्यारोपण। ये आपकी कहलाएगी रक्षात्मक युक्तियां। भाई क्या कहलाएगी, रक्षात्मक युक्तियां। पूरे आज तो ना गजब देख रहे हो हालत है ना, किस तरीके से जो है पढ़ाया जा रहा है। एक घंटे की क्लास लेने में कितनी हालतें जो है खराब होती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, अपन तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार की आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो जाना नहीं है आपको, पूरा रिवीजन देख करके जाना है। देखिएगा, हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां, जिसमें से सबसे पहले पढ़ी प्रत्यक्ष युक्तियां, जिसमें एक थी बाधा निवारण, एक लक्ष्य प्रतिस्थापन, और एक क्या थी आपके मार्ग परिवर्तन, है ना, और समर्पण। अप्रत्यक्ष युक्तियां जिसको रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है, जो हमें ईगो से बचाती है या ईगो की रक्षा करती है। इसमें एक था दमन, जिसका मतलब होता है इच्छा का दबाना। शमन का मतलब क्या होता है, भूलना। प्रतिगमन का मतलब पूर्व की अवस्था में आना। प्रक्षेपण का मतलब अपनी असफलता किसी और के ऊपर थोपना। क्षतिपूर्ति का मतलब कमी को किसी अन्य चीज से पूरी करना, है ना। तदात्मीकरण का मतलब अपनी असफलता का संबंध किसी ऐसे ही असफल व्यक्तियों के साथ में जोड़ना। दिवा स्वप्न का मतलब दिन में सपना देखना। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण का मतलब बहाना बना करके अपने आप को समायोजित करना। पलायन या अलगाव का मतलब अपनी पहचान को ही बदल देना। विस्थापन का मतलब अपने से दुर्बल पर आक्रामकता को निकालना। अंतःक्षेपण का मतलब किसी अन्य व्यक्ति को अपने अंदर धार लेना। और प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब विपरीत संवेगों का प्रस्तुत करना। और अन्यारोपण केवल प्रेमियों में पाया जाता है, जो उनके प्रेम के प्रतीक में रूप में मिली हुई वस्तुओं के साथ में प्रेम करते हैं और उन्हीं के साथ में अपने क्रोध को क्या करते हैं, निकालते हैं। इसी के साथ में क्लास भी कंप्लीट और इसी के साथ में अपना समायोजन वाला टॉपिक भी क्लास। कल जो है अपन नए टॉपिक से कोई शुरुआत करेंगे। तो बाल विकास कंप्लीट, संप्रदाय कंप्लीट, उत्पत्ति इतिहास कंप्लीट, अधिगम कंप्लीट, व्यक्तित्व कंप्लीट, और उसके बाद में आज अपना क्या कंप्लीट हो गया, समायोजन भी कंप्लीट। बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कल कुछ बढ़िया टॉपिक उठाएंगे और उसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। लेकिन क्लास कैसे लगी इसकी कमेंट करके जो है दोस्तों अपन को जरूर बताएं। तो बिल्कुल आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।